ठीक है, तो चलो एक बार रेहान, आपने मुझसे पूछा हुआ था कि मैं आपको थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम समझा दूँ। मैं फिर से एक बार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बता देता हूँ, है ना? चलो मैं एक बार रिवीजन करता हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बताता हूँ, तो फिर से उसके बाद देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। सब लोग समझना, फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट एक्चुअली। तो देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? आज कई सारे लोग नहीं आए, they're absent। चलो कोई नहीं। देखो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बताया था कि सपोज दैट मुझे, रेहान बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना है ना। देखो क्या है कि मैंने आपको ये बताया था कि फॉर एग्जांपल कि मुझे एक ये जीन है मेरा, है ना? इट्स अ जीन। जीन क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो जीन किसी डीएनए का टुकड़ा होता है ना? अब क्या है, मुझे इस जीन में, है ना, जीन इट्स ए पार्ट ऑफ डीएनए। अब मुझे जीन में ये पूरा एक बड़ा सा जीन है, मुझे इस जीन में दिस इज एक्चुअली एक्स पार्ट, ये डिजायरेबल पार्ट है। ये वो पार्ट है जो मेरे लिए बेनिफिशियल पार्ट है ना? तो ये वो जीन है जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं एक दूसरा जीन है ना? एक दूसरा जीनोम है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि मैं इस जीनोम में इसको जोड़ दूँ, है ना? ऐड कर दूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ ये पूरा एक जीन है और इस जीन में मैं इसको ऐड कर दूँ और मैं चाहता हूँ कि इस जीन को मैं यहाँ पे, इस जगह पे मैं ऐड करूँ, है ना? इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे जो जीन्स हैं, इन जीन्स को मैं उड़ा करके इसकी जगह पे मैं ये एक पार्ट है, इस पार्ट में मैं अपने जीन्स को ऐड कर दूँ, है ना? इस एक्स जीन को ऐड कर दूँ। अब मुझे करना क्या होगा? मुझे इसको यहाँ काटना होगा, मुझे इसको भी यहाँ काटना होगा, है ना? दोनों को कट करना होगा। और मुझे इस एक्स जीन को, इस पर्टिकुलर एक्स जीन को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मुझे फिट करना होगा, है। मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे फिट करना होगा। तो मैं फिट करने के लिए करूँगा क्या? मुझे दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना होगा, कट करना पड़ेगा। से मैं दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं कट कर सकता हूँ। अब मुझे करना क्या है? पहली बात तो मैं इसको कट करूँ। तो मैंने क्या किया, अच्छा एक और चीज़ है। इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, अच्छा ये जो जीन है ये पर्टिकुलर एक सेल के अंदर है। इस जीन को इस सेल तक पहुँचाने के लिए मुझे करना क्या होगा? तो पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक पर्टिकुलर एक्स रिस्ट्रिक्शन, एक एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है आर, ठीक है? तो मैं करता क्या हूँ, इस आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इसको काटता हूँ। जब मैं इसको कट करूँगा रेहान, समझना बात को, जब मैं इसको कट करूँगा तो ये ऐसे कट होगा, कैसे कट करेगा? ये ऐसे कुछ कट करेगा इसको, है ना? ऐसे कट करेगा कि थोड़ा-सा हिस्सा यहाँ पे निकला होगा, इस वाले डीएनए का, थोड़ा-सा पार्ट यहाँ पे निकला होगा। ये जो हिस्सा निकला होगा, ये ऐसा कुछ होगा। ए, ए, टी, टी कुछ भी हो सकता है सीक्वेंस, है ना? लेकिन ये पैलिंड्रोम होगा, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में इसको कट करेगा। अब इसको ऐसे कट करेगा। पैलिंड्रोम में कैसे कट करेगा? तो ए के सामने यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा, है ना? तो दोनों पैलिंड्रोम के फॉर्म में कट करेगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको कट कर दिया, ठीक है? कट करके इस हिस्से को अलग कर दिया, है ना? अलग कैसे किया? तो ये वाला पार्ट जब इसने कट किया, ये भी एक्स वाला जीन जो कट किया, तो एक्स वाले जीन को ऐसे कुछ कट करेगा कि थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। एक्स वाले पार्ट को ऐसे कुछ कट करेगा कि हाँ, नहीं, देखो, इसने इसको पैलिंड्रोम की तरह कट किया। मैंने ये हिस्सा कट किया, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो इसको कट किया, तो ऐसे कट किया। ये वाला हिस्सा कट किया, है ना? इसमें पैलिंड्रोम रह गया। बाकी के हिस्सा छोड़ देते हैं, हम हमें उससे लेना देना नहीं है। ए, ए, टी, टी। हालाँकि जब कट करेगा तो जो मैंने बताया बनाया था वो दूसरा वाला हिस्सा होगा, है ना? तो ये पार्ट इसने ऐसे कट कर दिया, ठीक है? और दूसरी तरफ जब इसने कट किया तो दूसरी तरफ भी पैलिंड्रोम की तरह ही कट करेगा। जहाँ पे भी कट करेगा बिल्कुल पैलिंड्रोम बनाएगा दोनों तरफ। यहाँ पर भी पैलिंड्रोम बनाएगा। यहाँ पर भी कैसे कट किया? ए, ए,
टी है ना। अब इसने पैलिंड्रोम की तरह, तो ये रिस्ट्रिक्शन सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने का मतलब ये होता है कि जैसा पैलिंड्रोम यहां बनेगा वैसे ही पैलिंड्रोम यहां बनेगा। अब मैंने इसको कट करने के बाद अब इसको ऐड कर दिया। ऐड में किसमें किया, मैंने क्या किया कि एक प्लाज्मिड बनाया। प्लाज्मिड क्या है, एक सर्कुलर डीएनए का पार्ट। अभी प्लाज्मिड के साथ कैसे जाएगा वो हम लोग डिस्कशन डिटेल में कर चुके हैं, है ना। ये प्लाज्मिड के साथ कैसे जाएगा, मैंने एक प्लाज्मिड लिया, उस प्लाज्मिड को कट किया, उस प्लाज्मिड में कट करके ये वाला पार्ट मैंने ऐड किया। ठीक है, अब मैं कैसे करता हूँ कि मैंने ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, है ना, इस तरह से कुछ ऐड कर लिया, है ना। अब इसी पैलिंड्रोम वाले पार्ट में मैंने क्या किया, ये वाला जो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको भी ऐड किया। किसको कट किया, इसी को। ये जो आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, इसी आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने इसको भी कट कर दिया। किसको, प्लाज्मिड को कट कर दिया। तो मैंने ये वाला जो अपना जीन निकाला हुआ था, जीन को निकाल करके यहाँ पे ऐड कर दिया। हाँ, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ था प्रांजल की, पैलिंड्रोम वो होते हैं जिनमें दोनों तरफ सीक्वेंस एक ही होता है, सेम सीक्वेंस होता है। बताया था ना पैलिंड्रोम लास्ट क्लास में, आप थे प्रांजल लास्ट क्लास में? थे, नहीं थे? हाँ, राइट राइट राइट। तो ठीक है प्रांजल, तो समझ में ना, तो मैंने क्या किया, इसको कट करके ऐड कर दिया। अब मैंने इसको यहाँ पे पहुंचाया। यहाँ पहुंचाने से पहले क्या करूंगा मैं कि इसको भी, ये जो मेरा जीनोम है जिसमें मैं इसको एंटर करना चाहता हूं, तो वहां पे मैं क्या करूंगा रेहान, इसको भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं कट करूंगा। इसी आर से मैंने इसको भी कट किया। जब मैं रेहान इस आर को इससे कट करूंगा तो होगा क्या, इस वाले को जब ये कट करेगा ना, तो सेम टाइप का पैलिंड्रोम बनाएगा। कैसा सेम टाइप का पैलिंड्रोम बनाएगा, कट करके ये हिस्सा तो उड़ा देगा। उड़ाने के बाद यहां पर क्या होगा, ए ए टी टी। दूसरा हिस्सा जिधर इसे कट किया होगा, तो क्या करेगा यहां पर, अब कैसे करेगा, टी टी ए ए। क्योंकि मैंने इसको ये सेम सीक्वेंस यहाँ पे सेम पैलिंड्रोम क्यों बन रहा है, क्योंकि मैंने इसको सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा हुआ। यही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खूबी होती है ना। अब क्या हुआ, मैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। जब ये वाला पार्ट यहाँ पे आया, तो देखो जब ये यहाँ पे आएगा, तो अब क्या हुआ, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने का मुझे फायदा क्या मिला, फायदा मुझे ये मिला कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टी के सामने क्या आ गया, ए आ गया। टी के सामने क्या हो गया, ए आ गया। ए के सामने क्या आ गया, टी आ गया, और टी आ गया, जुड़ गया। यहाँ पे क्या हुआ, इसने पेयरिंग कर ली। यहाँ पे क्या हुआ, ए के सामने टी आ गया, ए के सामने टी आ गया, और देखो टी के सामने ए आ गया, ए आ गया, और ये जुड़ गया। जुड़ने के बाद दोनों जुड़ जाएगा और इसी का पार्ट बन जाएगा। और अब क्या हुआ, ये दोनों मिल करके ये दोनों इसमें फ्यूज हो गया। क्यों फ्यूज हो गया, क्योंकि सेम टाइम का पैलिंड्रोम यहाँ पे बना था, सेम टाइप का पैलिंड्रोम यहाँ पे बना था। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो होते हैं जो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटते हैं, डिजायर्ड सीक्वेंस पे काटते हैं। जो हमें सीक्वेंस चाहिए वहीं पे काटते हैं, जहां पे अपन कटवाना चाहते हैं वहीं पे काटेगा, पूरे में रीड करेगा। और रीड करने के बाद जहां पे ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस मिलेगा वहीं पे कट मारेगा। कट मारने के बाद इसका पार्ट बन जाएगा। और पार्ट बनने के बाद अब मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, अच्छा मैंने एक चीज और बताई थी, पैलिंड्रोम की, ये पैलिंड्रोम में नहीं काटेंगे, पैलिंड्रोम के आसपास कहीं पर, है ना, थोड़ी दूर पर, है ना, यहाँ पे थोड़ी दूर पर एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा। उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस के पास ये अटैच हो जाएगा, उसको रीड करेगा, वहां पर कट मारने के बाद पैलिंड्रोम बनाएगा। इसीलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम लोग यूज करते हैं, और यही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन। रेहान बताओ समझ में आया कि नहीं आया, और कोई डाउट हो तो पूछो अभी, फिर हम आगे चलेंगे। यस सर, क्लियर हो पक्का गया। 100% समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, कोई डाउट हो पूछिए। सर ये जो एंजाइम एक्स में यूज करेंगे उसी को यूज करेंगे या फिर उसी टाइप का एंजाइम ना ना ना, एक्स में यूज करेंगे? नहीं उसी टाइप का नहीं, उसी को यूज करेंगे। इस आर, तभी तो मैंने आर यहाँ लिखा, इस आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपन काटेंगे किसको, फॉरेन जीन को। इसी आर से हम लोग काटेंगे किसको, प्लाज्मिड को। और इसी आर से हम लोग कट करेंगे किसको, होस्ट वाले डीएनए को। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके सर। जब अपन सेम से काटेंगे ना, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना स्पेसिफिक पैलिंड्रोम होगा यार। इसीलिए हम हर रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे।
क्योंकि देखो यहां पर तो चलो ठीक है, आपने इससे काट लिया तो यहां पर 80 80 बन गया, लेकिन अपन अगर दूसरे से इसको काटेंगे ना तो फिर तो यहाँ पे पैलिंड्रोम डिफरेंट बनेगा। फिर ये ऐड कैसे होगा, अटैच कैसे होगा, बॉन्डिंग कैसे बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फिर नहीं बना पाएगा ना, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर है? ओके सर। पक्का? यस सर। 100%? यस सर। चलो दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि ये क्या होता है ना? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोम कैसे होते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कैसे नेमिंगक्लेचर देते हैं, ये भी बता दिया था ना मैंने? मुझे याद है, मुझे लगता है ऐसा बता देना। यस सर। ठीक है, ग्रेट। तो राइट, मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा दिया था, पैलिंड्रोम मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, है ना? अच्छा, अब मैं आपको जो नेक्स्ट चीज पढ़ाने वाला हूं दैट इज द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, है ना? डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे निकालते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं और आइसोलेट कैसे करते हैं। ठीक है, पहले पूरी बात को समझिएगा, है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे सेपरेट करते हैं और कैसे आइसोलेट करते हैं। ठीक, अब देखो भाई कैसे कैसे डीएनए फ्रेगमेंट को निकाला जाता है। तो हालांकि मैं इसकी काफी हद तक मैं ये चीज आपको समझा चुका हूं, फिर भी मैं आपको दोबारा फिर से बताता हूँ, है ना? अभी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो देखो डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करना और आइसोलेट करना, जैसे मैंने आपको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बताया था, सेम चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, है ना? मैंने आपको ये बताया भी था कि ये चीज हम लोग फिर से पढ़ेंगे बायोटेक में, और शायद आपको याद आ जाएगी जब मैं अभी पढ़ूंगा। तो हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करते हैं कि हमें पर्टिकुलर किसी डीएनए को पहले कट करना होता है ना, जो भी हमें डीएनए चाहिए होता है, तो सबसे पहले हम लोग किससे करते हैं, एग्रोजियल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो हम मैं एग्रोजियल इलेक्ट्रोफोरेसिस याद है ना आप लोगों को? तो पहला हम लोग क्या करेंगे, है ना? याद है कि नहीं याद है, बताओ भाई। नहीं याद है? क्यों? याद है भैया? याद है कि नहीं बताओ भाई, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग। देखो मैंने आपको बताया था कि याद करो, तुम लोग भूल जा रहे हो, इसका मतलब यार पढ़ नहीं रहे हो क्या तुम लोग पुराना वाला? मैंने आपको बताया था, अरे यार जेनेटिक्स में बताया था यार, जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाई थी, याद आया? एग्रोस सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो क्या कह रहे हो, अभी क्या पूछ रहे हो, एग्रोस इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने आपको बताया था कि ये एक बोर्ड होता है, और इस बोर्ड के अंदर यहाँ पर एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है, वो मैंने आपको बताया था, ये एग्रोस जेल है ना? इस पूरे बोर्ड में एक जेल होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एग्रोस जेल, है ना? अब हम करते क्या है कि ये एग्रोस जेल जो होता है ये है क्या चीज, इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर याद आए तो मुझे बता देना। कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें छोटे छोटे, इस कार्बोहाइड्रेट की खास बात क्या होती है, इट हैव स्मॉल पोर्स, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो हम करते क्या है कि इस एग्रोस जेल में यहाँ पर जितना भी जो डीएनए होता है उस डीएनए को पहले यहाँ पे डाल देते हैं। डीएनए को डालने से पहले तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि डीएनए इज डाइजेस्टेड बाय एंडोन्यूक्लियसेस। तो डीएनए को हम एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट करने का मतलब होता है
कि ये एक डीएनए का बहुत बड़ा टुकड़ा था। हमने क्या किया कि इसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट गया और डिजायर्ड टुकड़ों में टूट गया। हमको जैसे काटना था वैसे कट गया, छोटे-छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें एग्रोस जेल अप्लाई करते हैं। अब क्या करते हैं, एग्रोस जेल में हम इसको इस डीएनए को डाल देते हैं, ठीक है? तो ये हमारे डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है? अब डीएनए फ्रेगमेंट डालने के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ की तरफ ये एग्रोस जेल, अब डीएनए जितने होते हैं जो हमारे ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना? इसमें यहाँ पर दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करते हैं, जिसको कि हम पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, एनोड। तो हम यहाँ पे एनोड लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। जब डीएनए नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो डीएनए के अपने बैंड्स बन जाते हैं। तो ऊपर की तरफ डीएनए के बड़े-बड़े बैंड्स बन जाते हैं, ठीक है? और जैसे नीचे आते हैं तो और छोटे बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। और नीचे आते हैं तो और छोटे-छोटे डीएनए के बैंड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से डीएनए के बहुत सारे बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये डीएनए के बैंड बन जाते हैं, डीएनए बैंड। याद आया ग्रोजिल फ्लोएक्ट्रोफोरेसिस कि नहीं भाई? या अभी भी नहीं याद आया तुम लोगों को? आया? और एग्रोस जेल हम लोग निकालते कहाँ से, एक और क्वेश्चन है, एग्रोस जेल निकालते कहाँ से हैं? सब मैंने बताया था। तो एग्रोस जेल हम लोग निकालते हैं वीड से, है ना? है ना? एग्रोस जेल हम लोग निकालते हैं सीवीड से, ठीक है ना? तो हम लोग सीवीड से एग्रोस जेल यहाँ से निकाल लेते हैं। अब एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना? इसको डाल देते हैं, इसके बैंड्स बन जाते हैं। अब जो डीएनए फिगमेंट होते हैं, है ना? इनको हम लोग स्टेन करते हैं। तो पहला डाइजेस्टेड, सेकंड क्या होता है, तो सेकंड हमारा स्टेप क्या होता है, डीएनए डीएनए इज पास्ड थ्रू थ्रू एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डीएनए को एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पास कर देते हैं, है ना? अब पास हो जाने के बाद इसके बैंड बन जाते हैं, ठीक है ना? धीरे-धीरे बैंड बन जाते हैं। अब बैंड बन जाने के बाद हम क्या बोलते हैं कि इन्हीं फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, डीएनए, या ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हम डीएनए को एग्रोस इलेक्ट्रोफोरेसिस से जब हम पास करते हैं तो किससे स्टेन करते हैं? डीएनए इज स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड। डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, है ना? इस इथिडियम ब्रोमाइड क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ डाइस। डाई का नाम कई बार पूछा गया है। तो इथिडियम ब्रोमाइड से हम क्या करते हैं, इसको वो करते हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं चौथे नंबर पे, इस डीएनए को, ये जितने सारे डीएनए हैं, ठीक है ना? है ना? दीज डीएनए आर एक्सट्रैक्टेड। तो मैंने आपको बताया था, इस डीएनए को एक नायलॉन फिल्म, ऊपर से एक नायलॉन फिल्म चिपका देते हैं, उससे डीएनए के बैंड निकालते हैं। डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड ऑन अ नायलॉन फिल्म। तो नायलॉन की फिल्म से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, नायलॉन की फिल्म से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इट इज एक्सपोज्ड। अब डीएनए को फिर से एक्सपोज करते हैं। डीएनए इज एक्सपोज्ड इन यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में डीएनए को हम लोग एक्सपोज करते हैं, ठीक है ना? अब जब हम डीएनए को अल्ट्रावायलेट डीएनए से एक्सपोज कर देते थे, ठीक है ना? तो अब उससे क्या होता है, डीएनए का एक बैंड, बहुत सारे बैंड बन जाते हैं, है ना? ये जो बैंड्स बन जाते हैं उसकी हम लोग फिल्म निकाल देते हैं। इस तरह से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना? इस पार्ट को, जिससे कि हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, ठीक है, एग्रोस जेल से निकालते हैं, इस पार्ट को, ये जो ऊपर वाला हमने लिखा है, इस पार्ट को हम लोग इल्यूशन कहते हैं, ये भी है।
दिस इज कॉल्ड इल्यूशन। इल्यूशन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इल्यूशन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इथिडियम ब्रोमाइड पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब नीट के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो, अब इस डीएनए को निकालकर इसको क्लोनिंग वेक्टर में, और 6 पे क्या होता है, दिस एक्सट्रैक्टेड डीएनए। लड़का रो रहा है, एक मिनट बेटा होल्ड करना। मैं नोट कर लिया आप लोगों ने? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। नोट कर लिया तो ठीक है। अब देखो, इस डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
इसको डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्टेड डीएनए को हम क्या करते हैं, वेक्टर, वेक्टर में हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और हम ऐड करने के बाद क्या बोलते हैं, देन recombinant DNA is made with help of वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या करके डीएनए का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। नोट कर लिया? हाँ, लास्ट स्लाइड। आवाज नहीं आ रही, क्या करो? मैसेज करो भाई, आवाज नहीं आ रही। कौन बोल रहा है? पहले तो मुझे ये नहीं समझ रहा कौन कह रहा है। अच्छा, लास्ट स्लाइड, ठीक है, लास्ट स्लाइड में। पॉइंट क्या लिखा? फोर्थ पॉइंट में लिखा है सर, क्या लिखा है जीजान, क्या जानना चाहते हो? डीएनए एक्सट्रैक्टेड ऑन ए नायलॉन extracted on a nylon film। इस प्रोसेस को हम लोग इल्यूशन कहते हैं। आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, प्रोसेस को समझ लीजिए, फिर मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसको आप फिर से नोट कर लीजिए, मैं आपको डिटेल में ठीक से नोट करवा देता हूँ। तो पहला पॉइंट था, नोट करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स, इसी में आगे नोट कर लीजिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी separated by the technique of DNA fragments can be separated by the technique of gel electrophoresis, the technique of gel electrophoresis। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में लिखेंगे
इसी में आप नोट कर दीजिए। द मोस्ट कॉमन gel electrophoresis is agarose gel electrophoresis. The most common gel is agarose gel electrophoresis. Agarose is extracted from seaweed, मतलब brown algae से seaweed. Agarose is extracted from seaweed. Full stop. Next point. The separated DNA fragments can be observed. Next point है, the separated DNA fragments can be observed after staining with the separated DNA fragment can be observed after staining with ethidium bromide. Ethidium bromide. Ethidium. सर आफ्टर के बाद क्या बोला? The separated DNA fragments can be observed after staining with ethidium bromide dye. ethidium bromide dye. ethidium bromide को अंडरलाइन कर लेंगे. फुल स्टॉप इसी में लिखेंगे. When these fragments are observed under ultraviolet light, when these fragments are observed with ultraviolet light, they show orange color. They shows orange color. ठीक है. The bands of DNA, next point, the bands of DNA are extracted. Next point, the bands of DNA are extracted from the gel, and this technique, the bands of DNA are extracted from the gel and this technique is called elution. And this technique is called elution.
Next point. The eluted DNA fragments are purified and used for constructing recombinant DNA with the help of cloning vector. अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो देखो क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट को, या यूं कहूं कि किसी भी वेक्टर के लिए, क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कुछ प्री रिक्विसाइट कंडीशंस होती है। वो प्री रिक्विसाइट कंडीशन क्या होती है और क्लोनिंग वेक्टर होते क्या, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, पहले क्लोनिंग वेक्टर, और इन्हीं क्लोनिंग वेक्टर को हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग वैकिल डीएनए कहते हैं। क्लोनिंग वेक्टर वो चीज होती है जो डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को एक जगह से किसी पर्टिकुलर सेल में ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड, है ना। तो नोट करेंगे, द डीएनए used as carrier, the DNA used as carrier for transferring a fragment of DNA into suitable host are called veckel DNA. Full stop. It is also called cloning vector, or gene carrier, Next point. 5 types of DNA are used as veckel. 5 types of DNA are used as veckel. Plasmid DNA, next bacteriophage DNA, मतलब वायरस का हम लोग यूज करते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस का यूज करते हैं, बैक्टीरियोफेज डीएनए। तो पहला प्लाज्मिड का यूज करते हैं, दूसरा बैक्टीरियोफेज का डीएनए हो गया, तीसरा हो गया डीएनए ऑफ प्लांट एंड एनिमल वायरस। डीएनए मतलब वेक्टर क्या क्या चीज हो सकती है, कौन कौन सी चीज को हम वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। डीएनए ऑफ प्लांट एंड एनिमल वायरस। तो भाई इसमें क्या होता है कि भाई चलो जो प्लांट या एनिमल का वायरस हो गया, भाई ये तो बीमारी फैला सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांट और एनिमल के वायरस में वो डीएनए का सीक्वेंस बीमारी फैला सकता है, मतलब वायरुलेंट है, उस पार्ट को हम कट करके अलग कर देते हैं और उसकी जगह अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ देते हैं। इस तरह से हम लोग उनको वेक्टर बना के यूज करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर प्लांट का वायरस होता है, उसको बोलते हैं एजीबीटी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें ट्यूमर फैलाने वाला जो जीन्स होता है उसको काट के निकाल देते हैं और उसकी जगह अपना डिजायर्ड डीएनए ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम इन वेक्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है, ये हो गया।
अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा होता है ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं, कुछ ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स को भी हम बोलते हैं जंपिंग जीन बोलते हैं, जंपिंग जीन इन्हीं को बोला जाता है ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन भी क्या है? दे आर ए टाइप ऑफ जीन्स व्हिच आर फाउंड इन बैक्टीरिया, है ना? तो इनको हम लोग यूज करते हैं, वेक्टर की तरह यूज करते हैं। हालांकि मोस्ट जो कन्वीनियंट पार्ट है वो प्लाज्मिड ही होता है, लेकिन कितने तरह के हो सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? और एक आर्टिफिशियल डीएनए होता है। आर्टिफिशियल डीएनए होता है, हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिफिशियल डीएनए YAC एक डीएनए होता है, ये आर्टिफिशियल डीएनए, इसको हम बोलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल डीएनए। तो ईस्ट का डीएनए निकालते हैं, उसमें हम एक आर्टिफिशियल डीएनए लगा देते हैं, आर्टिफिशियल सीक्वेंस लगा देते हैं। तो इस तरह के आर्टिफिशियल डीएनए भी होते हैं जिनको हम लोग वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। तो 5 तरह के वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर है भाई? नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। अब आ जाइए, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं, हम लोग बात करते हैं प्लाज्मिड की, है ना? तो क्लोनिंग वेक्टर में हम लोग प्लाज्मिड की बोलते हैं, या क्या किसी भी वेक्टर को, तो पहले प्लाज्मिड, चलो पहले ये नोट करो, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड हमको ये पता है कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड एक तरह से, अच्छा एक बात, आपने एक एनसीईआरटी में आपके पास एक डायग्राम होगा प्लाज्मिड का, ये डायग्राम जरूर से जरूर याद रखना, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, है ना? 3 मार्क्स में डायग्राम बहुत बार पूछा गया और अभी भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए, क्योंकि देखो अभी ये बायोटेक जो है, ये पार्ट तो अभी ऐड है, ये रिमूव नहीं किया गया। तो बायोटेक को आपको ऐड करके रखना, बायोटेक को आपको ध्यान देकर रखना है, इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और प्लाज्मिड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज, ये आपका एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, है ना? प्लाज्मिड का डायग्राम, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोम सीक्वेंस, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सभी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो प्लाज्मिड क्या होते हैं। प्लाज्मिड की जो डिस्कवरी किया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विलियम हेस। विलियम हेस एंड जोसेफ लैडरबर्ग। इन्होंने 1952 में, है ना, प्लाज्मिड की डिस्कवरी की। तो प्लाज्मिड वर डिस्कवर्ड बाय विलियम हेस एंड जोसेफ लैडरबर्ग इन बैक्टीरियल सेल। In bacterial cell, they are small, double-stranded, closed, circular, रिपीट कर। कुछ नहीं सुनाई दिया मेरे भाई, तुम कौन बोल रहा है, ये कौन है? मैसेज करो मुझे। हाँ जिशान, मुझे मैसेज करो मेरे भाई, तुम्हारी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप? मैसेज करो मुझे। नोट करो, प्लाज्मिड were discovered by William Hayes. Plasmid were discovered by William Hayes and Joseph Lederberg in 1952. Joseph Lederberg in 1952. Full stop. They are, प्लाज्मिड होते क्या हैं? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि देखो प्लाज्मिड में आपको हालांकि बता चुका हूं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, रिवाइज करा देता हूं आपको, प्लाज्मिड क्या होते हैं।
तो बैक्टीरिया की सेल आप में से जिसने मेरे से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया हुआ था कि बैक्टीरिया की सेल होती है। बैक्टीरिया की सेल के अंदर ऊपर बैक्टीरिया की सेल में सबसे पहले पाया जाता है सेल वॉल। इसके ऊपर कुछ-कुछ बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा और कवरिंग पाई जाती है। वो जो एक्स्ट्रा कवरिंग पाई जाती है वो होता है कैप्सूल। तो इस तरह से सबसे ऊपर पाया जाता है कैप्सूल, फिर बैक्टीरिया की सेल वॉल पाई जाती है ना? देखो, तो किसी भी बैक्टीरिया में सबसे ऊपर ये हो गया बैक्टीरिया के कैप्सूल। अच्छा, किसी भी बैक्टीरिया में कैप्सूल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैप्सूल के नीचे एक लेयर पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। और इसके नीचे एक और लेयर पाई जाती है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस तरह से मुड़ी होती है एक जगह और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मीसोसोम। मेसोसोम। मीसोसोम से यहाँ पे अटैच होता है एक सर्कुलर पार्ट, इसको हम डीएनए कहते हैं। और ये बैक्टीरिया का जीनोम होता है। दिस इज बैक्टीरियल जीनोम। इसको हम लोग, है ना, ये बैक्टीरियल जीनोम हो गया, इट्स ए सर्कुलर डीएनए। ठीक है। और इसी के साथ में एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? दिस इज, आप देखो ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, ये सर्कुलर डीएनए, इसको तो ये तो इसी को हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसी को आप बोलते हो बैक्टीरियल क्रोमोसोम, है ना? और इसी वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, है ना? दिस इज बैक्टीरियल, इसी को हम लोग न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। ना होने की वजह से हम इसे न्यूक्लियस नहीं कहते, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना? तो ये जो प्लाज्मिड होता है, ये बैक्टीरिया के लिए करता क्या है? ये एक्स्ट्रा डीएनए प्लाज्मिड, ये भी कैसा है? सर्कुलर है ना? तो ये जो एक्स्ट्रा डीएनए यहाँ पे साथ में लगा हुआ है, दिस इज ऑल्सो, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड है क्या? इट इज सर्कुलर, जो मैंने आपको अभी लिखाया, सर्कुलर, है ना? डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड का बना हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड। और ये करता क्या है बैक्टीरिया को? इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट, एंटीबायोटिक। ठीक है, ये प्रो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है ना? तो ये, इसी को हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया को बचाने का काम करता है, बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली प्लाज्मिड। इसी प्लाज्मिड को निकाल करके हम अपने फायदे के लिए यूज करते हैं और इसको हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यस सर। राइट। ठीक है, तो नोट कर लिया आपने? ये आपका मन हो आप ये डायग्राम भी अगर नोट करना चाहे, इफ यू वांट टू यू कैन नोट इट डाउन, इफ यू वांट, दैट इज अप टू यू। ठीक है, आगे चले। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। ठीक, चलो नोट करो। जिशान, standard may be
स्टैंडर्ड में भी, स्टैंडर्ड क्या होता है? ईशान क्या पूछ रहे हो यार? तुम्हें पहले तो सही से मैसेज करो कि पूछना क्या चाह रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू आस्क मी। ईशान मैसेज करो मुझे पहले, क्या पूछना चाह रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आया तुम जानना क्या कर रहे हो। प्लाज्मिड ही तो बता रहा हूं मेरे भाई, प्लाज्मिड सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक मेडिसिन से प्रोटेक्ट करता है। और क्या जानना चाहते हो? वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या नहीं क्लियर हुआ एग्जैक्टली मुझे ये बताओ। जो बैक्टीरिया के अंदर जो एक्चुअल डीएनए होता है, डिफाइन, नोट करो, डेफिनेशन नोट कर लो। इट इज स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड कॉमा क्लोज्ड सर्कुलर symbiotic DNA molecule, symbiotic DNA molecule that occur in bacteria full stop. It is found out of bacterial chromosome full stop. They are regarded as extra chromosomal DNA. They are regarded as extra chromosomal DNA full stop. Next point. ठीक है, अब देखो प्लाज्मिड को जैसे कि एक एग्जांपल है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं जिस प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर, उसका नाम है पीबीआर। जो आप प्लाज्मिड पढ़ते हो पीबीआर 322, जो प्लाज्मिड हम लोग बैक्टीरिया से निकालते हैं। पी का मतलब हो गया यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, इसी का आप डायग्राम आप देखोगे आपके एनसीईआरटी में, अगर आपके पास एनसीईआरटी समय होगी तो आप डायग्राम देख पा रहे हो। तो पी का मतलब होता है प्लाज्मिड, पी स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, है ना। और बी का मतलब होता है बोलीवर, ठीक है, बोलीवर, है ना, जिसने खोजा हुआ था, ठीक है, उसी के नाम पे। बी का मतलब होता है बोलीवर। अब आर का मतलब होता है रोड्रिग्स, तो बोलीवर और रोड्रिग्स ने खोजा हुआ था। आर ओ डी आर आई जी रोड्रिग्स, ठीक है, प्लाज्मिड, बोलीवर, रोड्रिग्स, 332, है ना। 332 इसका सीक्वेंस है ना, तो ये 322वां प्लाज्मिड है, तो 332 इसका सीक्वेंस हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस तरह से पीबीआर 332, है ना, तो इस तरह से दिया हुआ है। पीबीआर 332 का आप लोग डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम आप एनसीईआरटी से बनाएंगे, डायग्राम एनसीईआरटी से ही बनाएंगे, ठीक है। इसका डायग्राम पूछा जाता है, प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या क्या चीज होनी चाहिए, ये चीजें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, राइट। अब देखो, अब आप एक हेडिंग डालो, द फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट, हेडिंग डालेंगे द फीचर रिक्वायर्ड
to facilitate cloning into a vector. किसी भी वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए क्या क्या उसमें फीचर होने चाहिए, ये यूं कहूं कि किसी भी डीएनए में क्लोनिंग वेक्टर बनने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी हेल्प से वो एक क्लोनिंग वेक्टर बन सकता है। क्लोनिंग वेक्टर बनने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए। वो अगर वो एलिजिबिलिटी किसी डीएनए में है तभी वो क्लोनिंग वेक्टर हो सकता है, वरना उसको क्लोनिंग वेक्टर नहीं कह सकते। जीशान नोट करो, जीशान मैं लिख देता हूं। हेडिंग ये है, फीचर्स required to facilitate cloning into a vector। मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर को क्लोनिंग करने के लिए उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहला अब देखो, पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ कि है ना, किसी भी क्लोनिंग वेक्टर का देखता हूँ मैं, लेट मी चेक इट, मेरे पास होगा तो मैं भी दिखाता हूँ आपको डायग्राम। यस यस इट्स देयर, देखो दिखाता हूँ आपको, मिल गया है डायग्राम मेरे पास। देखो ये दिखा है ना, तो ये इसी का PBR 332 का है ना, तो प्लाज्मिड बोर्ड्रिक रोड्रिक्स है ना, और 332 ये प्लाज्मिड। अब देखो इसमें क्या होता है कि किसी भी प्लाज्मिड में, मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर आपको लिखा देता हूँ, है ना। क्या हुआ, आज बहुत कम लोग आए हैं और उसमें भी आज 3 ही लोग हो आप लोग। चलो कोई नहीं, जो नहीं आया अब उसको नुकसान तो होगा। देखो ये ओराइसीस को बोलते हैं, है ना। तो ओराई क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जहां पे नहीं आए पूछना, वरना बाद में मत पूछना कि सर पूरा फिर से बता दो, ठीक है। दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझिएगा, और जहां पे आपको ना समझ में आए आप रोकिएगा, मैं फिर से आपको बताता चलूंगा, ठीक है ना। बट ये मत करना कि सर प्लाज्मिड फिर से पूरा समझा दो, ठीक है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, दैट विल नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आप एक एक पॉइंट को समझते जाइए, जिस पॉइंट पे आपको ना समझ में आप वहां पे रोका करिए, है ना। पूरा मत दोबारा से समझा करो। इसको हम लोग बोलते हैं ओराई क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसी प्लाज्मिड में एक ही होता है, जहां से कोई भी प्लाज्मिड रेप्लिकेट करना शुरू हो जाता है, डिवाइड करना शुरू हो जाता है। प्लाज्मिड 1 से 2 होना शुरू हो जाता है ना, इसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और आईसी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से प्लाज्मिड ओपन होता है और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से प्लाज्मिड बहुत सारे डिवाइड होते हैं। प्लाज्मिड खुद से डिवाइड होने की प्लाज्मिड में कैपेबिलिटी होती है। तो किसी भी प्लाज्मिड में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, हुआ यूं कि सपोज दैट कि मैंने क्या किया, एक प्लाज्मिड लिया, और अगर इसमें ओराइसी है तो ये प्लाज्मिड खुद से डिवाइड होता रहे, रेप्लिकेट। तो मैंने क्या किया, इस तरह से, ये मेरा डिजायर्ड डीएनए था एक्स, और एक्स जोड़ दिया ये इस तरह से, और ये प्लाज्मिड हो गया, नीचे वाला पार्ट प्लाज्मिड हो गया। अब ये खुद से डिवाइड करता है। ये क्या करेगा, जो एक्स जीन है, जितनी बार प्लाज्मिड डिवाइड होगा उतनी बार एक्स जीन की कॉपी बनती जाएंगी। तो जितनी बार प्लाज्मिड डिवाइड होगा उतनी बार एक्स जीन की कॉपी बनेगी। तो इसलिए इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर पाएगा, और जब प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तो ये मेरा जो डिजायर्ड डीन है उसकी कॉपी बनाना स्टार्ट कर
तो किसी भी चीज को पहले किसी भी वेक्टर को वेक्टर होने के लिए पहली चीज में ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि इसमें ये एम्पीसिलिन दिया गया है। एएमपी का मतलब एम्प्लीसिन, टेट्रामाइसिन। तो ये जो एएमपी दिया है, एमपी एएमपी का मतलब होता है ना। तो ये दोनों चीज है क्या चीज, ये दोनों है क्या चीज? एक्चुअली इनको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, है ना। तो दूसरी चीज किसी भी प्लाज्मी में क्या होनी चाहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी भी प्लाज्मी में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, वो होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर। अब भाई सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं कि ये मार्कर क्या होता है, मार्कर वो होता है जो किसी चीज को चिन्हित करता है। आप अपने बुक पे पढ़ते हो और बुक में मार्कर चला देते हो, जहां पे आप बुक में हाइलाइटर जिसको आप बोलते हैं, तो वो हाइलाइटर या मार्कर क्या करता है, वो ये बताता है कि किस कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो वो पूरे बुक में ये बता देता है कि किस चीज को आपने कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आपका जो पूरी बुक में इतने सारे सेंटेंस है उसमें से आपका सेंटेंस कौन सा है ना, जो आपको चाहिए। तो इसी तरह से क्या होता है कि सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर ये बता देते हैं कि जिस प्लाज्मिड में, अब आपने क्या किया कि बहुत सारे प्लाज्मिड सेलेक्ट कर रखे हैं, लेकिन हर प्लाज्मिड में आपका जीन नहीं है ना। बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड चले गए, उन प्लाज्मिड में आप ये कैसे पता करोगे कि कौन सा प्लाज्मिड है जिसमें आपका डिजायर्ड ये एक्स डीएनए जो आपने डाला है वो उसमें है। तो क्या करना होता है, उसमें सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। यहाँ पे एएमपी क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या होता है, तो प्लाज्मिड में ये एएमपी, तो एएमपी क्या करेगा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना, इसको हम बोलते हैं एम्प्लीसिन। तो एम्प्लीसिन क्या करेगा, एम्प्लीसिन एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, ये प्लाज्मिड एम्प्लीसिन से बैक्टीरिया को बचाने का काम करेगा। दूसरा टीटी क्या है, टेट्रामाइसिन, और आर का मतलब रेजिस्टेंस जीन। तो टेट क्या है, टेट्रामाइसिन। तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा, किसी इस ये टेट्रामाइसिन जीन क्या करेगा इसमें प्लाज्मिड में, ये टेट्रामाइसिन एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को बचाने का क्या काम करेगा। तो मतलब कि मेरा जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड में मतलब मेरा जो जिस बैक्टीरिया के अंदर मेरा प्लाज्मिड है, उस बैक्टीरिया को अगर एम्पीसिलिन और टेट्रामाइसिन दोनों दिए जाए तो वो बैक्टीरिया मरने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक प्लाज्मिड है, जो प्लाज्मिड क्या करेगा, एम्पीसिलिन या टेट्रामाइसिन इससे हमारे बैक्टीरिया को बचाएगा। तो ये इसका मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास 10,000 बैक्टीरिया थे, 10,000 बैक्टीरिया में मेरा जो प्लाज्मिड है वो एम्पीसिलिन और टेट्रामाइसिन दोनों के लिए रेजिस्टेंट है, और उसी के अंदर मेरा डिजायर्ड डीएनए पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे पता करूंगा कि 10,000 में हर हर जितने सारे सभी सभी जो बैक्टीरिया है, हर बैक्टीरिया में मेरा जीन नहीं है, मेरा जीन उसमें से 10,000 में 4,000 बैक्टीरिया में है। अब वो 6,000 में अलग कैसे करूंगा, मैं एम्पीसिलिन और टेट्रामाइसिन दोनों एक साथ मिला के डाल देता हूँ। मेरे वाले जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है वो एम्पीसिलिन टेट्रासिलिन दोनों के साथ में मरेगा नहीं, बाकी जो 6,000 बैक्टीरिया वो मर जाएंगे। इस तरह से क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर हमारा डिजायर्ड जो प्लाज्मिड है या हमारा जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसको सेलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये सेलेक्टेबल मार्कर अभी क्या होते हैं, ये एक तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, और कई बारी सिलेक्टेबल मार्कर में अब हम क्या करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर की जगह क्या करते हैं, यहाँ पे एक जीन डाल देते हैं जो इल्यूमिनेशन का काम करता है, लाइट इमिट करने का काम करता है ना, इल्यूमिनेट करने का काम करता है। ठीक है, तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, वो बैक्टीरिया में हमारा जो डिजायर्ड बैक्टीरिया है, जो रिकॉम्बिनेंट है, उसको सिलेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है? क्लियर? ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, क्लोनिंग साइट होती है। अब क्लोनिंग साइट क्या है, मान लेता हूं मैं एक क्लोनिंग साइट। सो नाउ व्हाट इज क्लोनिंग साइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने आज छोड़ दिया उनको बहुत नुकसान होने वाला है। व्हाट इज दिस? ये देखिए, मान लेते ये मेरी क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या, क्लोनिंग साइट वो जहां पर ये मेरा एक्स वाला जो डीएनए है ना, डिजायर्ड डीएनए इज एडेड, डिजायर्ड डीएनए इज एडेड, या यूं कहूं जो मेरा फॉरेन डीएनए है उस फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करूंगा, फॉरेन डीएनए इज
इंसर्ट, ठीक है। इस फॉरेन डीएनए को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि अभी जितनी बार तो क्लोनिंग साइट हम उसको बोलते हैं जहां पे हम अपना डिजायर्ड डीएनए डालते हैं, ठीक है, एंटर करवाते हैं। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया भाई? बताइए भाई, किसी को कोई डाउट हो पूछिए, कोई डाउट नहीं, रिस्पॉन्स तो दिया करो भाई, कुछ हाँ ना कुछ तो कहा करो। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, बढ़िया था, खराब था, अच्छा था, बुरा था, कुछ तो बोलो। आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो, मुझे लगता है मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए भाई। रोप क्या है? अरे वो तुम छोड़ो, वो रिस्ट्रिक्शन साइट है, वो रिस्ट्रिक्शन साइट है। वो ये पीयूबी थी, हेंड टू हेंड थर्ड, ठीक है ना, ठीक है। ये सब रिस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ पे ये वो जगह है जहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके कट करता है। जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया कि नहीं आया? ये डायग्राम एज ए चाप आना, ये वैसे उतार देना, ये इसी का डायग्राम है ना, पीबीआर 332 का 322। चलो नोट करना है ना, चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। तो हेडिंग वही रहेगी, डायग्राम आप अगर आपने बना लिया तो बढ़िया है, अगर आपने नहीं बनाया तो आप वहां पे डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। नोट कीजिए। फर्स्ट, तो फीचर्स में मैंने आपको बताया था कि फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में। क्लोनिंग वेक्टर्स, पहला पॉइंट है क्लोनिंग, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव origin of replication called ori. Cloning vector must have origin of replication called ori. Called ori. It is a sequence, ori के बारे में बात की जा रही है। It is a sequence from where the replication of plasmid, it is the sequence from where the replication of plasmid starts. Next point, under natural conditions, each plasmid, under natural condition, each plasmid replicate to produce 20 to 30 copies per cell. Under natural condition, each plasmid replicate to produce 20 to 30 copies per cell. This number can be artificially increased. मतलब आर्टिफिशियली इसके रेप्लिकेशन की जो रेट है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, नीट का क्वेश्चन है कि किसी प्लाज्मिड में कौन सी चीज होती है जो डिसाइड करेगी कि कौन सा प्लाज्मिड कितनी बार रेप्लिकेट करेगा।
मतलब कोई प्लाज्मिड कितनी कॉपी बनाएगा, तो कोई प्लाज्मिड कितनी कॉपी बनाएगा ये ORIC ही डिसाइड करेगा। नोट कर लो, यहां पे अंडरलाइन नोट करो, नोट ORIC also decides the number of copies plasmid makes. The number of copies plasmid makes. Next point, selectable marker. Second point है selectable marker. Cloning vector requires the presence of selectable marker to identify non-transformant cloning vector requires the presence of selectable marker to identify and eliminate non-transformant. तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया विच आर नॉट रिकॉम्बिनेंट, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, या फिर विच डू नॉट हैव, वो हमारा वाला डीएनए, विच डू नॉट हैव फॉरेन डीएनए। तो इनको हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं, मतलब जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए नहीं है, उनको हमारे वाले बैक्टीरिया जिनमें डिजायर्ड डीएनए उनसे अलग करने के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेंट वो होते हैं जिनमें हमारा डिजायर्ड ये एक्स डीएनए मौजूद है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिनमें हमारा डिजायर्ड डीएनए मौजूद नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये क्लोनिंग ये हो क्या सकते हैं, है ना, मतलब क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेंगे। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपके किसी भी तरह से एंटीबायोटिक जीन्स हो सकते हैं जो मार्कर की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसे भी जीन हो सकते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करें, इल्यूमिनेशन क्रिएट करें। तो नोट करेंगे, द सेलेक्टेबल मार्कर कैन बी antibiotic resistance gene, the selectable marker can be antibiotic resistance gene, comma, the genes that produces toxic substance, comma, tumor formation gene, comma, तो दोबारा बोलना सर, एंटीबायोटिक के बाद antibiotic resistance gene, gene, comma, gene produces toxic substances, comma, tumor formation gene, comma, nitrogen fixing genes, etc. थर्ड पॉइंट है साइट,
क्लोनिंग साइट। इसी को हम लोग क्लोनिंग साइट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ब्रैकेट में लिख लो, रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट, क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट, है ना? The presence of restriction site where restriction endonucleases make a cut so that a foreign DNA segment may be introduced is called recognition site। ठीक है? समझ आ गया? अब यहां पर क्या है, ये टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन्स है ना, टेट्रासाइक्लिन, ये बैम H1, ये जो बैम H1 है ये रिकॉग्निशन साइट है, नोट कर लो। दिस इज रिकॉग्निशन साइट, जहां पे एंडोन्यूक्लियस इसको कट करके निकाल देगा, बैम H1 को, रेड वाला जो है इसको कट करके निकाल देगा, और यहीं पर हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो यहीं पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। ठीक है? उसको यहीं पे ऐड कर देंगे। क्लियर है? इसी में एक फोर्थ हेडिंग डालेंगे, है ना? इसी में फोर्थ पॉइंट है, vectors for cloning genes in plant and animal। Vector for cloning genes in plant and animal। अब देखो कौन से वेक्टर्स होते हैं जो हम लोग प्लांट और एनिमल में क्लोनिंग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना? तो मैं डायग्राम हटा देता हूं, और कुछ तो नहीं पूछना इसमें ना? अब देखो इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन जो है ये क्या करता है, ये एक बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया प्लांट की रूट में ट्यूमर कॉज करता है ना? दिस इज अ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया एक बीमारी करता है, कॉजेस ट्यूमर टू प्लांट। ये प्लांट में ट्यूमर कॉज करता है। ठीक है? इसी में, है ना, अब जो ट्यूमर कॉज करने वाला प्लाज्मिड है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया है जो ट्यूमर कॉज करता है। इस बैक्टीरिया के अंदर, दिस बैक्टीरिया है अ प्लाज्मिड। बैक्टीरिया हैव अ प्लाज्मिड
विच इज, अब ये प्लाज्मिड क्या करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर, है ना। इस प्लाज्मिड को, इस प्लाज्मिड, दिस इज कॉल्ड TI प्लाज्मिड, दिस इज कॉल्ड TI प्लाज्मिड, इसको हम TI प्लाज्मिड बोलते हैं, है ना। तो इसी TI प्लाज्मिड का हम लोग यूज करते हैं, है ना। इस TI प्लाज्मिड का हम लोग यूज करते हैं कैसे, वेक्टर, इसकी तरह क्या कहते हैं, वेक्टर की तरह यूज करते हैं, है ना। और इसमें एक जो जीन पाया जाता है, जो ट्यूमर कॉजिंग जीन होती है, उसको हम लोग AGBT जीन बोलते हैं। तो AGBT जीन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिन जीन, AGBT जीन इज ट्यूमर कॉजिंग जीन। आई रिपीट इट अगेन, ट्यूमर कॉजिंग जीन, है ना। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिन क्या है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। करता क्या है, ये बैक्टीरिया ट्यूमर कॉज करता है। ट्यूमर कैसे कॉज करता है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड पाया जाता है, जो प्लाज्मिड ट्यूमर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस प्लाज्मिड का नाम TI प्लाज्मिड है। उस TI प्लाज्मिड के अंदर एक जीन है जिसको हम AGBT जीन कहते हैं, दैट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर कॉजिंग। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। कोई डाउट हो पूछे अभी। नोट कर लिया भाई? अरे बोलो मेरे भैया लोगों कुछ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो फिर से पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। वेलकम भाई आयशा, वेलकम।